ओके बेटा, गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग बेटा। चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर क्लास। अब आज जो है हमें डी ब्रॉगली पढ़ना है, पर डी ब्रॉगली स्टार्ट करने से पहले हमें जो है एक बात याद रखनी है। पहली बात तो आज जो मैंने दिन में लेक्चर लिया है स्पेक्ट्रल लाइंस के कुछ क्वेश्चंस पे और कुछ डाउट क्लियर करने पे, प्लीज उस लेक्चर को सभी बच्चे जिनका मिस हुआ है देख लें। मैं ऑलरेडी डाउट ग्रुप पे उसकी रिकॉर्डिंग डाल चुका हूँ, ठीक है। जिस जिस बच्चे का मिस हुआ है वो सभी बच्चे उस लेक्चर को देख लेंगे, है ना। डाउट ग्रुप पे उसकी रिकॉर्डिंग डली हुई है। अब आप आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके हम जो है आगे की चीजें और पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एक है जो बोहर का मॉडल था उसकी प्रॉब्लम्स क्या थी, है ना। बोहर का मॉडल तो हमने खत्म कर दिया, तो बोहर के मॉडल की प्रॉब्लम क्या है, तो लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल लिख लेते हैं, है ना। सो लेट अस राइट दिस टॉपिक, लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल। बोलेंगे बोहर मॉडल, it could not explain फाइन स्पेक्ट्रम। क्या होता था कि यदि स्पेक्ट्रल लाइन को अंदर माइक्रोस्कोप देखो तो हर स्पेक्ट्रल लाइन छोटी छोटी, मतलब कई लाइंस का एक कॉम्बिनेशन दिखाई देती थी, उसको बोलते थे फाइन स्पेक्ट्रा। यदि हम जो है, कल का क्वेश्चन तो हो गया बेटा, करा दिया मैंने आज अभी एक्स्ट्रा क्लास में, है ना। तो आप रिकॉर्डिंग में देखें आज, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और कोई क्वेश्चन भी था क्या बेटा? कल जो मैं क्वेश्चन करा रहा था उसी की बात कर रहे हो ना? हाँ, वो आज मैंने बेटा करा दिया है, आप रिकॉर्डिंग एक बार देखें, ठीक है ना। 3 एटम वाला करा दिया बेटा आज मैंने, है ना। अब आप रिकॉर्डिंग में एक बार देखना, आज जो मैंने रिकॉर्डिंग भेजी है। सर, आई हैव अ डाउट दैट इफ लाइट follow electromagnetism then light will be deviated if we place in a magnet। बेटा लाइट जो होता है उसमें फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। सर प्लीज रिपीट द फाइन स्पेक्ट्रम। फाइन स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है जैसे आप कोई स्पेक्ट्रल लाइन जब देखते हो, ये इधर यूं आया और ये स्पेक्ट्रल लाइन यूं गई, तो इस स्पेक्ट्रल लाइन को जब आप अंडर द माइक्रोस्कोप देखोगे, अंडर द माइक्रोस्कोप देखोगे, तो आपको ये स्पेक्ट्रल लाइन कई फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस का कॉम्बिनेशन देगी दिखाई। मतलब ग्रॉस आई से देखने तो एक ही लाइन देगी दिखाई, लेकिन जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो ये छोटी छोटी लाइंस का, ये पूरी लाइंस मिलाकर के एक मोटी लाइन ये वाली मान लो आप, है ना। इसी का मैंने क्या किया है, अंडर द माइक्रोस्कोप इसको देख करके इधर दिखा दिया। तो ये फाइन स्पेक्ट्रा क्यों आता है, ये बात बोर का मॉडल नहीं समझा पाया था, एक बात, ठीक है बेटा। दूसरी बात, वाई एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज NH अपॉन 2 पाई, उसने दिया तो, पर इसका कोई वो प्रूव नहीं दे पाया कि ऐसा क्यों। वाई एंगुलर मोमेंटम फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन शुड बी NH अपॉन 2 पाई। ऐसा करने पर थ्योरेटिकल जो रिजल्ट थे वो तो प्रूव हो रहे थे कि हाँ, इस फॉर्मूले को यदि लगाया जाए, मैथमेटिक्स को लगाया जाए तो सही आ रहा है। जो उत्तर जो उस समय चीजें मिल रही थी उनके लिए आंसर तो सही मिल रहा था, परंतु ऐसा क्यों होगा इसका एक्सप्लेनेशन बोहर का मॉडल नहीं दे पाया। वाई इट शुड बी NH/2 पाई, उसने मैथमेटिक्स करके इसको डिराइव तो कर दिया, पर प्रैक्टिकली क्यों होना चाहिए इसका वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था, ठीक। उसने बोला ऐसा होना चाहिए और ऐसा करके हम कई आंसर्स को दे सकते ठीक है बेटा। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट देखे तो बोर थ्योरी डू नॉट एक्सप्लेन द ओके फाइन स्पेक्ट्रा, मैंने आपको बता ही दिया।
बोर थ्योरी डू नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, ठीक है। तो बोर थ्योरी वाज ओनली एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक है ना। सो बोर थ्योरी वाज एप्लीकेबल only for one electron species. So it could not explain spectrum of multi-electron species. बोहर की थ्योरी यदि आप देखो तो वो सिर्फ काय के लिए एप्लीकेबल है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स पे एप्लीकेबल है, लेकिन मोर देन वन इलेक्ट्रॉन वाले एटम जो है उन पे बोर की थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ये हो गए इसके 3 पॉइंट। और एक पॉइंट ले लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम वाला बता दिया, ओके। बोहर इंटर रिलेटेड क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स विदाउट एनी थ्योरेटिकल रिलेशनशिप। He interrelated classical theory of physics with his quantum theory of radiation with quantum theory of radiation but could not explain any theoretical reason behind this. बोर की पूरी थ्योरी जो है वो एटम में इलेक्ट्रॉन्स को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करती है, डेफिनेट एनर्जी बताती है कि एक डेफिनेट एनर्जी होगी, एक डेफिनेट रेडियस होगा। बाद में जाके पता लगा कि ये सब नहीं था, है ना। तो द थिंग इज दैट कि उसकी थ्योरी क्लासिकल थ्योरी को इंटरलेट करती है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन से, लेकर उसका कोई थ्योरेटिकल रीजन नहीं बताती है, ठीक है। एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, वो है बोर थ्योरी डू नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ये एग्जाम में आता है। बोर्स थ्योरी could not explain splitting of spectral lines in presence of, ये पूछते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोलते हैं स्टार्क्स इफेक्ट। यही पूछते हैं कि स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, एंड मैग्नेटिक फील्ड called as ज़ीमैन इफेक्ट। इसको प्लीज आप नोट कर लें और एक दो बार पढ़ लें, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट कर लें और पढ़ लें, उसके बाद मैं आपको नया मॉडल पढ़ाता हूँ।
लिख लिया बेटा। थर्ड पॉइंट, लास्ट वर्ड, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। कई इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज, कई इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है बेटा, आई होप इतनी बात सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो। फोर्थ पॉइंट में मैंने कुछ समझाया नहीं था बेटा, यदि आपने कनेक्शन लॉस कर दिया था, सिर्फ आप पॉइंट को पढ़ लो, ज्यादा उसकी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट रीड द पॉइंट, है ना। क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी के बीच में उसने इंटर रिलेशनशिप जो ड्रॉ किया, उसका कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन उसने नहीं दिया था, ये वो पॉइंट कहता है। ठीक है बेटा, चलिए अब ये पॉइंट्स आपने लिख लिए, एक दो बार पढ़ लिए, लास्ट वाले पॉइंट को थोड़ा याद भी कर लेना है। अब आगे चल करके हम बोर की थ्योरी को इस बात पे भी क्रिटिसाइज करेंगे कि बोर ने अपनी थ्योरी में सिर्फ एटम में इलेक्ट्रॉन के नेचर को जो माना है वो पार्टिकल लाइक नेचर ही माना है, मतलब उसकी एक डेफिनेट पोजीशन है, उसका एक डेफिनेट एंगुलर मोमेंटम है, उसकी डेफिनेट एनर्जी है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी वगैरह के कंसेप्ट दिए हैं। पर आगे चल के पता लगने वाला है इसके बाद में कि मूविंग इलेक्ट्रॉन वेव लाइक नेचर भी शो करता है, और वेव्स में ऐसा नेचर नहीं होता कि उनकी डेफिनेट पोजीशन हो, है ना, वो अपनी पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करती रहती है, यदि आपने देखा होगा तो ये जो है फिर क्वेश्चन हो जाएगी इसकी थ्योरी इसके बाद में। तो अब हम चलते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल। अब इस पोर्शन को जब भी आप पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊं, तो क्या होता है कि एक आपको सीरीज दिखाई नहीं देती है कभी भी अभी पढ़ते हुए। जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना इनिशियली, तो कभी इंटरलिंकिंग बहुत स्ट्रांग नहीं देती है दिखाई। उसका एक कारण ये होता है कि कुछ बातें हम पढ़ा रहे होते हैं और बहुत सारी बातें इसके साइड के एक्सपेरिमेंट्स की छोड़ रहे होते हैं, जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होती है। तो इसलिए आपको ये चीज, आप सोचो कि एकदम 100% समझ में आ रही हो कि क्या क्या साइंटिस्ट क्या क्या काम कर रहे हैं, उसके रास्ते हम कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, है ना। चलो, तो अब अपन पढ़ते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। सो वी विल मूव ऑन टू द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। एटम का वेव मैकेनिकल मॉडल की बात करते हैं, ठीक है ना, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अब इसमें दो हैं, दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ मेनली, नंबर वन, that is de Broglie wave equation, de Broglie concept, and number two, Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg, HEI, Heisenberg uncertainty principle, जिसमें से कि डी ब्रॉगली आज हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टडी दिस वन, डी ब्रॉगली concept, or it explains mainly what the wave nature of electron, dual nature of matter, के बारे में ये बताता है। डुअल मतलब दोहरा। देख लो बेटा, it was known that light has
डुअल नेचर, लाइट में डुअल नेचर होता है, करेक्ट है, लाइट में डुअल नेचर होता है, दैट इज it shows both particle as well as wave like nature. अब इसी में क्वेश्चन आ जाता है आपको कि लाइट का पार्टिकल लाइक नेचर और वेव लाइक नेचर कैसे अपन को समझ में आता है। तो पार्टिकल लाइक नेचर जो होता है वो इसका समझ में आता है निम्न चीजों से, ये एग्जाम में आता है कोई, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये इसका एग्जाम्पल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी फिजिक्स में पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी फिजिक्स का ही टॉपिक है लेकिन मैंने पढ़ा दिया है, ये मैं शायद आपको संडे को पढ़ा दूंगा, कॉम्पटन इफेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, ये बिल्कुल ही अलग चीज है, ठीक है बेटा। जबकि जो वेव लाइक नेचर होता है लाइट का, दैट इज शोन बाय फिनोमिना डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये सब लाइट फिनोमिना शो करती है। डिफ्रैक्शन कभी सुना है तुम लोगों ने? डिफ्रैक्शन, अरे ये क्या हो रहा है, सॉरी 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 सॉरी, नहीं नहीं कैमरा ऑफ हो गया था, मुझे पता है बेटा, रुको जरा, एक सेकंड के लिए रुको। दिखाई दे रहा हूँ बेटा मैं? हाँ भाई, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ सही से, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। अब नहीं होगा वो बंद, मैंने अब सेटिंग कर दी है, अब डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो पार्टिकल लाइक नेचर, वेव लाइक नेचर। अब सुनना आप मेरी बात को ध्यान से, क्या होता है, लाइट का डुअल नेचर तब तक पता था सबको कि लाइट में डुअल नेचर होता है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना शोज पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ द लाइट। अब तुम्हें ये तीन ऑप्शन दे देगा और चौथा ऑप्शन कुछ और दे देगा, या नन ऑफ दीज दे देगा, तो द करेक्ट आंसर विल बी, ये तीनों करेक्ट आंसर हो गया, ऑल ऑफ दीज दे देगा तो ये तीनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। वही एक्सप्लेन कर रहा हूं, अब आप चुप रहो और ध्यान से सुनो। लाइट में डुअल नेचर होता है, उमर ध्यान से सुना करो बेटा, है ना, पहले ध्यान से सुनो उसके बाद बोलो। अब मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डी ब्रॉगली कंसेप्ट,
क्या हुआ, वो डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताता है। लेकिन अपन पोस्ट हाइंडेडनेस में बैक में जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि तब तक ये पता था कि लाइट में डुअल नेचर होता है। अब लाइट का जो डुअल नेचर होता है मतलब वो वेव लाइक नेचर प्लस पार्टिकल लाइक नेचर दोनों दिखाता है। पार्टिकल लाइक नेचर के एग्जांपल हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, सब फिजिक्स में आएंगे, लेकिन मैं ये संडे को एक्सप्लेन कर दूंगा, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें काफी सारा ऐसा पोर्शन लगेगा जो कि जिसके लिए आपको फिजिक्स के कई टॉपिक और बीच के पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए मैं ये नहीं पढ़ा सकता हूँ। वेव लाइक नेचर that is shown by diffraction, interference, polarization of the light. यदि कोई पूछेगा वेव लाइक नेचर किसके द्वारा दिखाई देता है, तो ये तीन ऑप्शन आपको चूज करने। मैंने आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था, क्या आपने कभी 9-10 तक ये सब शब्द पढ़े हैं? डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन पढ़े हैं? 9-10 तक ये शब्द आप लोगों ने डिफ्रैक्शन पढ़े हैं? डिफ्रैक्शन पढ़ा है ना आपने? वो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड आ जाते हैं जब लाइट पड़ती है कहीं पे, तो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड बनते हैं। जिनने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, अभी आप सिर्फ इसको याद कर लो, जब आपको फिजिक्स में लाइट आएगा तब आप पढ़ लेना। लेकिन अभी आपको ये बात पता होना चाहिए कि वेव लाइक नेचर में तीन चीजें आती हैं, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। ये होते क्या है बिल्कुल समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मेरा समय खराब होगा, मैं बिल्कुल भी समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपसे बोल रहा हूँ वेव लाइक नेचर के ये तीन एग्जाम्पल हैं, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। आगे फिजिक्स में आएंगे, आप पढ़ोगे इनको, है ना। तब तक आपको याद कर लेना है, कोई क्वेश्चन दिखेगा तो घबरा जाओगे। 12th के बाद इसका कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप इतने डिटेल में पढ़ चुके होगे फिजिक्स में कि कोई दिक्कत ही नहीं है, आप फट्टी से आंसर लगा दो। लेकिन तब तक के लिए यदि ये क्वेश्चन आपको अभी बुक में मिल गया केमिस्ट्री की, तो आप घबरा जाओगे, इसके लिए मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है बेटा। तो पार्टिकल लाइक नेचर कौन कौन दिखाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट। और वेव लाइक नेचर कौन कौन दिखाता है? फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। सबने सुना, सबने सुना, सबने याद कर लिया? मैं सामने से अब हट जाऊं? चलो भाई, अब ये तो बात हुई लाइट की। अब तक लाइट के बारे में ये बात पता थी लोगों को, अलग अलग साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे थे इंक्लूडिंग आइंस्टीन, जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में मेनली बताया, ठीक है। लाइट के पार्टिकल लाइक नेचर के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था, है ना। उनकी कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी पार्टिकल लाइक नेचर को लेके। फिर मैक्सवेल की थ्योरी आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो फिर लाइट वेव लाइक नेचर भी आ गया, है ना। अब अभी तक बात किसकी हुई है? लाइट की बात हुई है, मैटर की बात नहीं हुई। अब डी ब्रॉगली आता है पिक्चर में। तो डी ब्रॉगली बोलता है कि नेचर में भाई सिमेट्री होती है, नेचर में भाई सिमेट्री होती है। तो जैसे लाइट में डुअल नेचर होता है, मैटर में भी डुअल नेचर होगा, मतलब मैटर में भी पार्टिकल लाइक नेचर एज वेल एज वेव लाइक नेचर होगा। अनफॉर्चुनेटली उस समय तक लाइट में ये दो नेचर होते हैं, इसके तो प्रूव हो चुके थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, कॉम्पटन इफेक्ट से, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इनसे लाइट में तो ये बात प्रूव हो चुकी थी कि इसमें दोनों नेचर होता है। लेकिन मैटर में कोई नोन एग्जाम्पल तब तक नहीं था जहां ये हुआ हो। लेकिन डी ब्रॉगली ने अपना हाइपोथेसिस दिया इस बात को लेकर के। उसने कई मैथमेटिक्स भी किया, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है जो हमें करना है, बट डी ब्रॉगली proposed that nature has symmetry, नेचर में सिमेट्री होती है। जब लाइट में डुअल नेचर है तो मैटर में भी डुअल नेचर होगा, सिमेट्री। ही सेड मैटर आल्सो हैज डुअल नेचर, दैट इज पार्टिकल। अब मैटर का पार्टिकल लाइक नेचर तो सबको ही पता था, जैसे उसका एक डेफिनेट मोमेंटम होना, एक डेफिनेट एनर्जी होना, वो तो सब हमको दिखाई देता है। दैट इज पार्टिकल लाइक नेचर as well as वेव लाइक नेचर। लेकिन वेव लाइक नेचर का
कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं था हमारे पास, ठीक है बेटा। ही यूज्ड थ्योरी ऑफ आइंस्टीन, प्लैंक and electromagnetic theory to propose wavelength of wave associated with a particle. मूविंग पार्टिकल लिख देता हूं, मूविंग पार्टिकल। क्या वेवलेंथ उसने बताई बेटा? पार्टिकल। वी नो आइंस्टीन इक्वेशन E is equals to mc स्क्वायर, पता होगी तुम लोगों को बेटा। E is equals to mc स्क्वायर आइंस्टीन ने दिया था। एंड प्लैंक इक्वेशन that is E is equals to h nu, and by knowledge of electromagnetic theory we can write nu is equals to c by lambda, therefore E is equals to hc by lambda। ठीक है बेटा, एनर्जी mc स्क्वायर, एनर्जी hc by lambda, therefore दोनों फॉर्मूलों को बराबर कर देते हैं। mc स्क्वायर इज इक्वल्स टू hc by lambda, c ने मारा c को, and therefore lambda becomes equal to h by mc। ठीक है बेटा, lambda is equals to h by mc, करेक्ट है। ये क्या था बेटा? दिस वाज एनर्जी ऑफ फोटोन। तो which is equals to, therefore lambda is equals to h by p, क्योंकि मोमेंटम इंटू वेलोसिटी बराबर क्या होता है? सॉरी, मास इंटू वेलोसिटी बराबर क्या होता है? मोमेंटम। दिस इज मोमेंटम। ठीक है बेटा, तो उसने बोला लैम्डा बराबर h बाई mc या h बाई p हो जाएगा। और जब इसको हम जनरलाइज करेंगे तो c की जगह हम v लिख देंगे, velocity of particle, where lambda is wave associated with the particle, wavelength of wave associated with the particle, h is Planck's constant, m is mass of object, and v is velocity of object। बेटा इसको डिराइव और भी तरीके से किया जा सकता है, पर ये डेरिवेशन हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है दूर दूर तक। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई पी या लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई mv होता है। इतनी बात हमको डायरेक्टली पता होनी चाहिए। इसको डिराइव भी किया जा सकता है यूजिंग आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी, और बहुत सारा मैथमेटिक्स लगा करके हम यहाँ पर पहुंच सकते हैं। बट वी डोंट वांट टू कन्वर्ट दैट इन दिस, मतलब वो हमारे चूंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। अब एक बच्चे ने जेन्युइन क्वेश्चन पूछा, सर आपने mc को mv कैसे लिख दिया? वो इसलिए लिख दिया बेटा, वो फोटोन के लिए mc था, वो फोटोन के लिए mc था, और फोटोन पार्टिकल जैसा नेचर दिखा रहा है। ठीक है, जो फोटोन है वो पार्टिकल जैसा नेचर दिखा रहा है, तो पार्टिकल के लिए हम c नहीं लिखेंगे, पार्टिकल के लिए हम v लिख देंगे जब जनरलाइज करेंगे। क्या बात क्लियर है बेटा? वो जो हमने लिखा है h बाई mc वो फोटोन के लिए लिखा है। फोटोन जो होता है वैक्यूम में जब हम देखते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, तो वहां c लिख देते हैं। जब किसी पार्टिकल के लिए जनरलाइज करेंगे तो v लिख देंगे, है ना। और ज्यादा इसको क्लियर कर सकते हैं बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर के, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो बीएससी एमएससी में पढ़ाते हैं, तो हमें उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, आप इसको नोट कर लें फटाफट। तो
डी ब्रॉगली ने ये कहा कि मैटर में भी डुअल नेचर होता है, मतलब वो वेव लाइक एज वेल एज पार्टिकल लाइक नेचर दिखाता है, और wavelength associated with the wave which is associated with the particle is given by h by p, where h is Planck's constant and p is momentum. So we can write h by mv. ठीक, हम इसके कई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पे जा सकते हैं, अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा एग्जाम रिलेटेड पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनी है, कोई अलग अलग कुछ नहीं बनाया, सिर्फ एक ही छोटी सी क्वेश्चन हमने बनाई है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ओके बेटा, तो हमने अब तक देखा lambda is equals to h by p, where p is momentum, is equals to h by mv. ठीक है बेटा, we also know, हमको ये बात मालूम है कि हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? क्या ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है? हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्या ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है? बिल्कुल होता है। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ therefore mv square is equals to 2e, where e is kinetic energy? mv square is equals to 2e, where e is kinetic energy. I hope so, किसी को दिक्कत नहीं होगी। multiply both side by m, therefore m square v square is equals to 2me, therefore mv is equals to under root of 2me. बोलो how? Therefore lambda is equals to h by under root of 2me, where m is mass of the particle and e is the energy, kinetic energy associated with the particle, जो कि टोटल एनर्जी का रिवर्स साइन के साथ होती है। बोलो हाउ? बोलो हाउ? बेटा इसलिए जिससे कि अपन m भी ला सकते थे ना। अब ये सवाल कोई सवाल नहीं हुआ भाई वी वांट टू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय m, क्योंकि मेरे को m भी चाहिए था भाई। तो जब तक यहाँ m से मल्टीप्लाई नहीं करता तब तक m भी नहीं आता ना अंडर रूट करके। ये तो कॉमन सेंस है। अब आपको थोड़ा दिमाग लगाओ, इस पे क्यों मल्टीप्लाई किया दोनों साइड m से? आ रहा है समझ में? दोनों साइड m से क्यों मल्टीप्लाई किया? भैया तुम्हें m भी चाहिए ना बेटा, जब m भी चाहिए तो फिर कैसे होगा? चलो अब लैम्डा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2me, ये एक और फॉर्मूला आ गया, लैम्डा का एक और फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नाउ इफ वी हैव अ चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल हमारे पास है एंड इट इज एक्सेलरेटेड बाय v वोल्टेज। एनर्जी क्या होती है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज? किसी को याद है? बोलो बेटा, बोलो बेटा, इधर ध्यान दो बेटा, अल्टरनेट दिमाग मत लगाओ, इधर ध्यान दो।
एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, हाँ शाबाश, एक बच्चे ने सही बताया, Q इंटू V होती है, वेयर Q इज चार्ज ऑन पार्टिकल एंड V इज वोल्टेज, ठीक है, अप्लाइड, वोल्टेज अप्लाइड, तो नया फॉर्मूला बन गया, therefore for charge particle accelerated by V voltage, therefore अब दोबारा नहीं लिखूं ना, एक बार लिख दिया बेटा ना, therefore lambda is equals to h by under root of 2m qv लिख सकता हूँ, 2m qv लिख सकता हूँ, where V is voltage applied, voltage applied, E is kinetic energy। आई होप सो सब बच्चों को बात समझ में आ गई है, किसी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बोलो रहे हो जल्दी जल्दी, क्या सबको बात क्लियर है, क्या सबको बात क्लियर है, क्लियर है। अब h की वैल्यू और m की वैल्यू यदि रिप्लेस कर दी जाए तो m की वैल्यू तो हमको पता नहीं किसके लिए बात चल रही है ना, यदि इलेक्ट्रॉन के लिए बात चलेगी तो m क्या हो जाएगा 9.1 into 10 की पावर -31, प्रोटॉन के लिए बात चलेगी तो m हो जाएगा 1.67 into 10 की पावर -27, है ना। अल्फा पार्टिकल के लिए बात चली थी तो हो जाएगा 4 इंटू, समझ रहे हो मेरी बात को, 4 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27, अल्फा पार्टिकल का मास आप लोग को रटा होना चाहिए, एक बार जो चीज पढ़ा दी गई है वो याद होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स कर लेते हैं, जिससे कि एग्जाम में हमें गणित ना करना पड़े, वैसे तो ये फॉर्मूला अपने आप में कंप्लीट फॉर्मूला है ना। मिटा दूं आप कहें तो, जल्दी लिखो भाई, जो लोग नो बोल रहे हैं जल्दी लिखो प्लीज, राइट क्विकली। हाँ यस बेटा, ऑब्वियसली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, बच्चे सामने लिखा हुआ है बेटा, पूछने की क्या बात है, हम मुझे चैट पूरी खोल के देखनी पड़ी उसके लिए। चलो आगे बढ़े, एच कांस्टेंट है बेटा यहाँ पे, तो मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, सिंपल है। आई होप सो सबने लिख लिया होगा, ठीक है बेटा। इस सैटरडे और संडे प्लीज खूब सारी मेहनत कर लो, ये चैप्टर आपका मजबूत हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर ना अब अपने कठिन दौर को छोड़ करके अपने आसान दौर में घुसने वाला है, ठीक है ना। हालांकि मैं कहता हूं कभी कोई चीज आसान नहीं होती, कभी कोई चीज कठिन नहीं होती, कठिन उनके लिए जो पढ़ते नहीं है, आसान उनके लिए जो रोज रेगुलर पढ़ाई करते हैं। मुझे नहीं पता, जैसे आज की क्लास में जब मैंने डाउट क्लास ली तो शायद 55 से 60 बच्चे थे बस क्लास में। अब हो सकता है कुछ बच्चों का स्कूल रहा होगा, मैं मानता हूँ इस बात को, मैं इसको डिनाई नहीं करता, कुछ बच्चों का स्कूल रहा होगा, और जिनका स्कूल नहीं था उनको 100% क्लास अटेंड करना ही चाहिए, जिनका स्कूल था उनके लिए मैंने रिकॉर्डिंग तुरंत भेज दी थी। लाइव क्लास अटेंड करना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस के जवाब देता हूँ लाइव में, जब मुझे लगता है अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। कल मोहित ने अच्छा क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसको बहुत शाबाश बोला था, और कई बार मैं अच्छा बोलता हूँ आप जब अच्छा क्वेश्चन पूछते हो, है ना। तो खैर आगे बढ़ते हैं, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब तक फॉर्मूला हमारा आ गया बेटा, E इज इक्वल्स टू h बाई अंडर रूट ऑफ 2m qv, करेक्ट है। अब फॉर इलेक्ट्रॉन यदि बात की जाए तो मास बराबर 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kgs, फॉर प्रोटॉन सॉरी, एंड चार्ज बराबर 1.6 into 10 की पावर -19 coulombs. For proton, this is 1, this is 2. For proton, mass is equals to
1.67 into 10 की power minus 27 kgs and charge is equals to 1.6 into 10 की power minus 19 coulombs. For alpha particles, mass बराबर 4 into 1.67 into 10 की power minus 27 kgs and charge बराबर 1.6 2 into 1.6. जो लोग पढ़ रहे हैं उनको ये बात चमक गई होगी कि बहुत आसान है सब कुछ, है ना बेटा, बहुत आसान है सब कुछ यदि आप जो है रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो. सब सही लिखा है, इलेक्ट्रॉन के लिए मास चार्ज सब सही लिखा है, प्रोटॉन के लिए मास चार्ज सब सही लिखा है, अल्फा पार्टिकल के लिए सब सही लिखा है, कुछ गलत नहीं, ठीक है ना. लैम्डा, हाँ ये लैम्डा है, ये लैम्डा है, बिल्कुल वो गलती से लिख दिया बेटा, लैम्डा बराबर सही है, ठीक है. अब यदि ये सारी वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया जाए और मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाए तो अब से आपको ये डायरेक्ट याद ही कर लेना है कि फॉर इलेक्ट्रॉन जो लैम्डा आने वाला है वो आएगा 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ v. 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ v इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम. ये काय के लिए आएगा, ऊपर लिख दिया है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी. और प्रोटॉन के लिए लैम्डा बराबर आने वाला है, प्रोटॉन के लिए लैम्डा बराबर आने वाला है 0.286 divided by under root of v in terms of Armstrong. And for alpha particle, lambda will be equal to 0.101 divided by under root of v in terms of Armstrong. डायरेक्ट कर देना, दिमाग लेना, इसको 12.3 भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बुक्स में ऐसे ही लिखा है 12.3 लिखा रहता है, याद करने में परेशानी होगी, एक काम करो 12.3 ही कर दो, क्यों परेशान होना, ठीक है ना. 12.3 divided by under root v where v is the voltage applied in terms of Armstrong 0.286 0.101. बोलो हो, खाना बोलना पड़ेगा यार, खाना बोलना पड़ेगा यार, है ना. इसको मैं करूं, ठीक है बेटा, खाना बोलना पड़ेगा भाई, करो इसको फटाफट. So this is for proton. एंड अल्फा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन. ये फॉर्मूला रेडीमेड फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले से आपको वैल्यू पुट करनी पड़ती है, फिर आप कैलकुलेट करते हैं चार्ज रख के, मास रख के, फिर अंडर रूट करते हो उसका, एच से डिवाइड करते हैं आप, फिर जाके वैल्यू पुट करते हैं. डायरेक्ट याद कर लो. एग्जाम में क्या आप समझ रहे हो कि आप इतना सब कुछ करने वाले हो, आप बोलोगे सर आपने तो अल्फा पार्टिकल दे दिया, प्रोटॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, और कोई आ गया तो मान लो उसने लिथियम प्लस प्लस दे दिया तो हम क्या करेंगे, तो फिर निकालना, फिर क्या कर सकते हो. लिथियम प्लस प्लस का चार्ज रखना 2 और मास रखना 7, प्रोटॉन के मास के बराबर मास रखना. आना है नहीं, आप टेंशन मत लो, आना वही है जो बुक में दिया हुआ है, समझ ला. पूरा क्वेश्चन कहाँ से आता है, पूरा क्वेश्चन किस किताब से आ रहा है आज की डेट में, किस किताब से आ रहा है आज की डेट में, एनसीईआरटी से आ रहा है. समझ गया आप मेरी बात को. तो जिसने एनसीईआरटी पक्की कर ली उसकी जय है, समझ गया आप मेरी बात को. ऐसा है पढ़ाने को, मैं आपको आईआईटी जेई लेवल का भी आज मैंने आपको सवाल कराया, एडवांस लेवल का, समझा आप मेरी बात को. लेकिन सत्य भी बता दूं, क्योंकि मैं गरीबों को निपटाना नहीं चाहता कुछ लोगों के चक्कर में, समझे आप मेरी बात को. मैं गरीबों को निपटाना नहीं चाहता अपने निजी स्वार्थ के लिए. चाहूं तो मैं आपको और दे लेवल पढ़ा दूं. वो मैं आपको अभी जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराता हूं तो उसमें आपको समझ में भी आता होगा. अभी संडे को मैं और रिकॉर्डिंग करने वाला हूं, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि देखो कितना एक्स्ट्रा पढ़ाया. पर जो बच्चे जिन्हें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आते, जो बहुत होशियार है, वो उस एक्स्ट्रा को पढ़ लो. लेकिन बेटा 90% बच्चा तो नॉर्मल बच्चा है ना, जो कि मेहनत करके एग्जाम में सेलेक्ट हो रहा है किसी ना किसी तरीके से. बताओ सच है कि नहीं है.
90% बच्चा हम में से 95% बच्चा वो है, मैं बोलता हूँ, जो किसी तरीके से मेहनत करके गिर के पढ़ के सिलेक्ट होता है। उस बच्चे को क्यों भटकाया जाए? उस बच्चे की बेचारे की क्या गलती है कि उसको आप सत्य नहीं बता रहे हो सिर्फ अपनी हवाबाजी करने के लिए? उसको सत्य तो बता दो महाराज, अब पेपर उतना नहीं आता है, सिर्फ एनसीईआरटी आती है, समझ ला? क्लियर है इतनी बात? अच्छे काम करने चाहिए अपन को, अपने निजी स्वार्थ के लिए बच्चों को भटकाना नहीं चाहिए, और आपको भी नहीं भटकना चाहिए। याद रखो किताब कौन सी आ रही है? एनसीईआरटी आ रही है, दैट इज इट। पर हम एनसीईआरटी के अलावा भी चीजें पढ़ रहे हैं, बहुत डेप्थ में पढ़ रहे हैं, आपने देख लिया वो ऑलरेडी, बहुत डेप्थ में हम पढ़ रहे हैं चीजों को। लेकिन जो बच्चे की हालत थोड़ी भी पतली है, उसके लिए मैंने आपको बोला एनसीईआरटी मॉड्यूल, एनसीईआरटी मॉड्यूल, दो चीजें कर लो, खत्म खेला बाबू। एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आना, आप और ज्यादा इधर उधर की पैंपै करके क्या फायदा? चलो खैर, यहां तक बात सब बच्चों को समझ में आ चुकी है। ये हमारे होशियार बच्चे पूरा पूरा रट्टा भी मार देंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो बल्कि आप फॉर्मूला कॉपी बना के सारे फॉर्मूले रट दो, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हैं फॉर्मूले बहुत सारे, समझ रहे हो ना? एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो आप फॉर्मूला कॉपी बना के फॉर्मूला रट दो बिल्कुल, ये आया तो ये लगाना, ये आया तो ये लगाना, ये आया तो ये लगाना, और उसका एक चार्ट अपने सामने लगा लो। 27 तारीख को टेस्ट है, तब तक एक एक फॉर्मूला रटा पड़ा। इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे कूदा, वेवलेंथ का फॉर्मूला ये, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे कूदा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे कूदा, डेल्टा ई का फॉर्मूला ये, समझा? लैम्डा के लिए फॉर्मूला, लैम्डा एसोसिएटेड विद द मैटर के लिए फॉर्मूला h by p, h by mv। फॉर प्रोटॉन in terms of energy it is h by under root of 2me, कहां गया वो 2me। for charge particle it is under root of 2mqv। for electron it is 12.3 divided by under root v। for proton it is 0.286 divided by under root v। for alpha particle it is 0.101 divided by under root of v, where v is the voltage applied। जब ऐसे रटा पड़ा हो, आप बोलो एग्जाम में कोई कंफ्यूजन हो सकता है? जब ऐसे हमको एक एक फॉर्मूला रटा पड़ा होगा, क्या एग्जाम में कोई कंफ्यूजन हो सकता है? सवाल ही नहीं उठता कंफ्यूजन होने का। कंफ्यूजन उनको होता है जो लोग मेहनत नहीं करते हैं। हम तो मेहनत करने वाले हैं, हमने तो पिंकी प्रॉमिस किया है ना? आप मेरे से कोई भी डाउट पूछते हो, 90% टाइम मैं क्या बोलता हूँ? नोट्स में पढ़ो, इस जगह लिखाया है, आओ मेहनत करें खूब सारी। व्हाइट पेपर पे एक चार्ट बना लो बढ़िया वाला, 27 तारीख को टेस्ट है, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर आने वाला है, फोड़ के आ जाना, ठीक है? चलो भाई, और आगे ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है? अब की बार हम कोशिश करेंगे 180 में से 180 आ जाए केमिस्ट्री में। चलो, मोल कंसेप्ट मैं आपको कल पढ़ाऊंगा ना बेटा, आप चिंता मत करो। अब नहीं आ रहा मोल, नहीं आ रहा है, सिर्फ वो आ रहा है, सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर आ रहा है। मोल कहाँ आ रहा है? मोल नहीं आ रहा, मैंने सिलेबस में दिया ही नहीं मोल, सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया है, समझे? चलो भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेस्ट में दे दूंगा मोल थोड़ा सा, है ना? अभी तो एटॉमिक स्ट्रक्चर करो, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो ये थी वेवलेंथ। ये क्या थी बेटा? ये थी वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दी पार्टिकल। क्या सारे फॉर्मूले याद हो गए बच्चों? क्या सारे फॉर्मूले जो अब तक पढ़ाए सब याद हो गए? ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये वेव लाइक नेचर हमें क्यों नहीं दिखता? दिक्कत ये है, यदि वेव लाइक नेचर है तो मुझमें भी वेव लाइक नेचर दिखना चाहिए। तो वेव लाइक नेचर मुझ में क्यों नहीं दिखता? मैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब फिनोमेना, पोलराइजेशन, ये सब फिनोमेना क्यों नहीं दिखा सकता? उसका एक रीजन है कि मुझ में यदि वेव लाइक नेचर है तो मेरा वेव लाइक नेचर इनसिग्निफिकेंट होगा। देखो बेटा, इन केस ऑफ लार्जर ऑब्जेक्ट्स लाइक कार, ट्रक, human, etc.
wave like nature is not noticeable, is not noticeable, है ना, स्पेलिंग गलत तो माफ कर देना, is not noticeable because lambda is equals to h by mb. Now suppose Mohit is of 50 kgs and is running with 2 meter per second, भयंकर तेज जा रहा भाई, is running with 2 meter per second, एक सेकंड में 2 मीटर भाग जाता है ना, तो लैम्डा एसोसिएटेड क्या होगा, therefore lambda associated with Mohit will be equal to 6.626 into 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय मास कितना है मोहित का 50 kg से 50, क्योंकि अपन सब MKS यूनिट में रख रहे हैं तो मास MKS यूनिट में kgs में रखते हैं और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में रखते हैं, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 6.626 into 10 की पावर -36 मीटर्स करेक्ट है। तो इतनी छोटी वेवलेंथ मापने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, -34 डिवाइड बाय 100 सही तो लिखा बेटा, सही तो लिखा, डिवाइड बाय 100 -36 सही लिखा है। अब इतनी छोटी वेवलेंथ नापने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं बेटा, ज्यादा से ज्यादा हम एक्स रेज नाप लेते हैं, गामा रेज नाप लेते हैं, 0.01 एंगस्ट्रॉम तक नाप लेते हैं, लेकिन ये तो कितना हो जाएगा, ये तो यदि हम देखेंगे तो 10 की पावर -26 एंगस्ट्रॉम तक हो जाएगा। इतनी छोटी वेवलेंथ नापने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इट इज इमेजरेबल लेंथ, this length cannot be measured, therefore the wave like nature cannot be noticed by us, cannot be recorded by us। आया समझ में बेटा, आया समझ में। here wavelength is so small that it cannot be measured by any instrument available to us, therefore wave like nature is not noticeable। ठीक है बेटा, but for electrons and other subatomic particles it comes in measurable length, measurable it comes in measurable range. For example, for an electron, lambda is equals to h by mb, moving with 2 meter per second. Lambda will be equal to 6.626 into 10 की power -34 divided by 9.1 into 10 की power -31 into 2। तो ये तो मेजरेबल रेंज में आ गई बेटा, बेटा आपको मेरी बात सुनाई दे रही है, ये मेजरेबल रेंज में आ गई। यदि मैं इसको 2 into 10 की पावर 6 भी कर दूं तो भी मेजरेबल रेंज में रहेगी, एंगस्ट्रॉम की उसमें आ जाएगी ना। चलो ऐसा करते हैं, नहीं तो आप बोलो सर इतना इतना स्लो जाता हुआ इलेक्ट्रॉन सर। लो भाई, इसको मैं 2 into
10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड कर देगा, तो भी ये मेजरेबल रेंज में आ जाएगी, क्योंकि एमस्ट्रॉम के कुछ रेंज में आएगी, वो हमारे लिए मेजरेबल रेंज है। देयरफॉर इसके लिए जो है हमें वेव लाइक नेचर कैलकुलेट करना प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल होता है, जबकि हमारे लिए मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए वेव लाइक नेचर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कैलकुलेट करना, इट इज इनसिग्निफिकेंट फॉर अस। तो ये क्वेश्चन आएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द वेव लाइक नेचर इज इनसिग्निफिकेंट, और वहां मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे, आप उन पे टिक कर देना, इनमें इनसिग्निफिकेंट है। कहां पे सिग्निफिकेंट होता है वेव लाइक नेचर? सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, एटम्स एंड ऑल। बोलो हाउ, बोलो हाउ, बोलो हाउ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, चलो नोट करो बेटा, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी नोट कर लो भाई। ये सारे फॉर्मूले सब लोग को पल्ले पड़ गए हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ब्रोगली और बोर की थ्योरी का रिलेशनशिप। समय कितना बचा हुआ है वो भी देखना पड़ेगा। अभी समय हमारे पास बहुत बढ़िया, और हम सवाल भी कर पाएंगे। चलो मिटा दूं इसको। मिटा रहा हूं, मिटाऊ ना बेटा, बच्चों मिटा दूं? हाँ या ना नहीं बोल रहा कोई यार, लिख लिया ना बेटा सब लोगों ने? साथ ही लिखते रहा करो, समझो लिखो, समझो लिखो, जब मैं लिख रहा हूँ मेरे पीछे पीछे लिखते जाओ। फिर भी कुछ छूट जाए तो हमारे पास नोट्स आ ही जाते हैं, कोई चिंता का विषय नहीं है, ठीक है। और नोट्स डायरेक्ट ग्रुप पे डाल दिया करो, जब 4-5 लोग डाल चुके हो तो बंद कर दिया करो। लिखना सब कॉपी में ही है, लेकिन चलो भाई, अब हम रिलेशनशिप बिटवीन बोहर थ्योरी एंड डी ब्रॉगली इक्वेशन। देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू बोहर, MDR is equals to NH upon 2 pi. Therefore, 2 pi R is equals to NH by MB. बोलो बेटा। And therefore, 2 pi R is equals to N lambda. When lambda बराबर क्या होता है? When lambda is equals to H by MB from de Broglie wave equation. From de Broglie wave equation. ठीक है बेटा। इसमें कंसेप्ट क्या है थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। आपने कभी यदि वेव पढ़ी हो, जैसे मान लो कोई स्ट्रिंग है, स्टैंडिंग वेव्स होती हैं उसमें। अब मैंने आपको बोला ना, क्या होता है कि इस टॉपिक में इतना सारा फिजिक्स घुसता है बीच का 11th-12th का, कि अपन को कई चीजें मतलब ऐसी हो जाती है कि पता तो होती नहीं है, तो इसलिए केमिस्ट्री में अपन पूरा छोड़ छोड़ के इसको पढ़ाते हैं।
लेकिन यदि आपने कभी वेव पढ़ी हो, स्टैंडिंग वेव्स, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके एक एंड से दूसरे एंड पे आप यूं देखो तो या तो ऐसे होगी वो, सॉरी ये भी सही था वैसे, लेकिन मैं आपको उसके ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाना चाह रहा, फिजिक्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लो। उसमें क्या होता है कि जैसे ये एक वेव कवर हुई, ऐसे इधर से इधर तक एक और हुई, इधर से इधर तक एक और हुई, तो n नंबर ऑफ वेवलेंथ एक लेंथ में कवर होती है। जैसे कोई वेव जनरेट हुई ना, तो n नंबर ऑफ वेवलेंथ कवर होती है। अब इसी को यदि सर्कुलर कर दिया जाए, इसी को यदि सर्कुलर कर दिया जाए, तो जो 2 पाई आर होगा वो बराबर क्या n लैम्डा होगा। इसी को यदि हम सर्कल मान लें तो क्या 2 पाई आर बराबर n लैम्डा होगा। देखो आपने फिजिक्स नहीं पढ़ा है बेटा, इससे रिलेटेड मैंने आपको बहुत बहुत कम नॉलेज में कुछ एनालॉजी बना के समझाने की कोशिश की है ना। तो कुल मिलाकर के मैं इसको छोड़ भी सकता था, ना भी बताता एनालॉजी, बट ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, है ना। तो स्टैंडिंग वेव में हम ये देखते हैं, तो उसमें कुछ कुछ वही कंसेप्ट हमने यूज किया। अब वेव्स आप पढ़ोगे, आपको पता है बेटा फिजिक्स में आने वाला है ये टॉपिक वेव। अभी तो आपका फिजिक्स चालू ही नहीं हुआ है, फिजिक्स चालू होगा धीरे धीरे मोशन एंड 1D से, थोड़ा बहुत फिजिक्स चालू हो भी जाता है वेक्टर में, खैर, लेकिन प्रैक्टिकली तो 1D से ही चालू होगा। आ गया बेटा 1D आपका चालू हो गया क्या? हो गया, वेक्टर खत्म हो गया, चलो बहुत बढ़िया। आई होप आप लोग मेहनत कर रहे हैं पूरी पूरी, है ना। अब समझना बात को, मैं कर रहा हूँ रिलेशनशिप बिटवीन बोर थ्योरी एंड डी ब्रॉगली की बात हम कर रहे हैं, तो हम क्या बात कर रहे हैं वो सीखना। 2 पाई आर बराबर लैम्डा हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू h by mv फ्रॉम डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, ठीक है। चलो, तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस थ्योरी के हिसाब से इस मतलब डी ब्रॉगली और बोर को यदि मिला दिया जाए, डी ब्रॉगली और बोर को यदि मिला दिया जाए, तो एक बात तय होगी कि बोर का जो कोई भी ऑर्बिट होगा, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है, तो इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो किसके बराबर होगी, लेमडा के बराबर होगी। ये सेकंड ऑर्बिट है, तो इसकी सरकमफ्रेंस किसके बराबर होगी बेटा, कोई बता सकता है। दिस सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू लेमडा, so this circumference is equals to 2 lambda, so this circumference is equals to this circumference is equals to, क्या बात समझ में आ रही, क्या बात समझ में आ रही। यदि मान लो कोई आपको ऐसे करके बना दिया उसने और यूं वेव ड्रॉ कर दिया और आपसे ये पूछ लिया कि बताओ ये कौन से ऑर्बिट है, तो ये एक तरीके से वेव चल रही है, तो क्रेस्ट से लेके क्रेस्ट एक, क्रेस्ट से लेके क्रेस्ट दो, क्रेस्ट से लेके क्रेस्ट तीन, क्रेस्ट से लेके क्रेस्ट चार, क्रेस्ट से लेके क्रेस्ट पांच और क्रेस्ट से लेके क्रेस्ट 6। कितनी वेव दिखाई दी, 6। तो क्या ये 6th ऑर्बिट है, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बात समझ में आई ना। तो पहला तो ये थ्योरेटिकल प्रूव हो गया कि बोर की थ्योरी जो है डी ब्रॉगली के द्वारा कैसे प्रूव हो रही है। तो अब जो आपको दिखाई देता है कि इट रिवॉल्व्स इन ओनली दोज ऑर्बिट whose angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi, जो बोर ने कहा था उसका एक्सप्लेनेशन यहां से मिलता है आपको, ठीक है ना, कि उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमता है जिन ऑर्बिट्स का जो सरकमफ्रेंस है वो वेव एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन के का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तभी वेव्स हमको ऐसी देंगी दिखाई। इसमें और भी बहुत सारी चीजें मैं आपसे छुपा रहा हूं जिनके बारे में मैं नहीं बात करना चाहता, डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि रियलिटी में तभी समझ में आता है, लेकिन थोड़ा बहुत
जितना हो सकता है उतना समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारा लिटरेचर और बीच में घुसा हुआ है जिसको भी मेंशन नहीं कर सकता बेटा, नॉट एप्रोप्रिएट टाइम टू मेंशन। लेकिन यदि किसी ने आपसे पूछा कि क्या बोर की थ्योरी को सपोर्ट किया डी ब्रॉगली की थ्योरी ने कुछ अपनी इक्वेशन से, तो बिल्कुल सपोर्ट किया। उसके जो ऑर्बिट्स थे उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन दिया कि व्हाई इट इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक है बेटा, तो ये बात यहां तक समझ में आ गई सब लोग को? आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा यार। क्लियर थी बात सब लोग को? ओके डन। अब ऐसे ही आपको ये बना हुआ कई जगह मिल जाएगा बेटा कुछ ऐसा, आपको सिर्फ पहचानना है ये कौन सा ऑर्बिट है, आपको सिर्फ पहचानना है ये कौन सा ऑर्बिट है। बता दिया बच्चों ने एकदम सही है, 1 2 3 और 4, ये 4th ऑर्बिट है। इसकी बात करें तो ये 6th ऑर्बिट है। टोप लो भाई, टोप लो भाई, झटापट फटाफट। अब इधर मैं आपको, चलो बोर्ड मिटाऊं उससे पहले एक बात और लिख देता हूं। आर क्या है यहाँ पे? आर, आर इज रेडियस इन विच द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, रेडियस इन विच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। क्या तुम लोग को याद है रेडियस का फॉर्मूला था ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड? क्या पता सर कब की बात कर रहे हो? आर बराबर ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, याद है सबको? and n is equals to orbit in which electron is moving. Lambda is wavelength associated with the electron. लिख लोगे ये? Lambda is wavelength associated with moving electron. And these waves are matter wave. मैं बाद में आपको लिखाऊंगा कि matter wave क्या होती हैं और उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या अंतर होता है। सो 2 पाई आर बराबर एन लैम्डा सबको समझ में आ गया होगा। जहां पे एन क्या है, आर क्या है, पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। बोलो बच्चों, आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा, पूरी कहानी समझ में आ गई। ठीक है ना? चलो लिखो, इस पे एक सवाल कराता हूँ, देखते हैं कितना समझ में आया। और भी थोड़ा सा इसमें थोड़े सवाल आएंगे, अभी डी ब्रॉगली के अभी सवाल कराना बाकी है, तब जाके कंप्लीट होगा लिटरेचर। बट ठीक है, 1 घंटा 20 मिनट हमने अच्छा यूटिलाइज किया है। जो भी 5-7 मिनट का टाइम बचा हुआ है उसमें एक सवाल करने की कोशिश करते हैं और कल उसको कंप्लीट करेंगे, है ना? सही है। ए नॉट की वैल्यू पॉइंट कितनी थी? 0.529 कितनी थी? 0.529 एमस्ट्रॉम, है ना? ए नॉट की वैल्यू थी, सही है। और ए नॉट क्या होता था बेटा? ए नॉट के लिए कौन सा शब्द यूज करते थे, याद करो? ए नॉट के लिए कौन सा शब्द यूज करते थे? शाबाश, बोर रेडियाई। ए नॉट वाज बोर रेडियाई। एंड व्हाट इज बोर रेडियाई? व्हाट इज बोर रेडियाई? Radius of first orbit of hydrogen atom. Its value is equals to 0.529 angstrom. एक कोशिश करो, एक फॉर्मूला कॉपी बना लो अभी। क्या? एक फॉर्मूला कॉपी बना लो और रटी मारो यार सारे फॉर्मूले। क्या कहते हो? अच्छे से लिखो, देखते हैं कौन लिखता है फॉर्मूला कॉपी अच्छे से। कौन लिखना चाह रहा है जरा मेरे को बताओ, जो बिल्कुल पिंकी प्रॉमिस कर सकता है बहुत अच्छा लिखेगा वो फॉर्मूला कॉपी। चलो तो आप लोग लिख लो, 2-4-5 बच्चे उसका स्क्रीनशॉट वो लेके पीडीएफ बना के मेरे को भेज देना, है ना? कब लिखोगे लेकिन? अभी लिखोगे? हाँ अभी भी लिख सकते हो, आप अभी भी लिख सकते हो, संडे तक, है ना? लिख देना और आप 2-4 बच्चे जरा ग्रुप पे भेज देना। फिर फाइनली अपन टेस्ट के पहले एक और बनाएंगे, है ना? और फिर उससे पूरा रट्टा मार देंगे। बेहतरीन। कैसे लिखना है वो मैं बताऊं आपको? आपको ऐसे लिखना है,
ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले में जो चीजें लिखी हैं उनके फुल फॉर्म है, और ये फॉर्मूला कब लगाना है। जो व्यक्ति इतनी मेहनत कर पाए वही लिखे। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कब लगाना है, और फॉर्मूले में जो चीजें लिखी हैं उनके फुल फॉर्म क्या है। पर यदि किसी ने ईमानदारी से ये काम कर लिया तो उसको बहुत फायदा होने वाला है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। सुनो, फाइंड आउट लैम्डा फॉर ए इलेक्ट्रॉन, lambda associated with the electron moving in, lambda associated with a electron moving in third Bohr radii, नहीं moving in, टर्म ही गलत हो जाता, third excited state of hydrogen atom in terms of A naught, where A naught क्या है, Bohr radii। सोचो, तो क्या मैं लिख सकता हूँ n lambda is equals to 2 pi r, n की जगह थर्ड एक्साइटेड स्टेट, n की जगह क्या लिखूं, शाबाश 4 लैम्डा 2 पाई, r की जगह क्या लिखूं, क्या इसकी जगह मेरे को a नॉट n स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, चलो पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, n लैम्डा बराबर 2 पाई a नॉट n स्क्वायर बाई z, n की जगह 4 लैम्डा बराबर 2 पाई a नॉट इनटू n स्क्वायर की जगह 16 बाई 1 इज इक्वल्स टू 32 पाई a नॉट। बोलो हो करेक्ट है, हाना बोलना पड़ेगा, अरे काटा तो है ही नहीं अभी, ये 32 हो गया लेकिन 4 से तो काटना था तो 8 आ जाएगा। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 से काटा 8 पाई a नॉट। नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर। आ गया सब लोग को, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे बेटा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, कर लोगे, शाबाश। चलो बेटा फाइंड आउट lambda associated with a electron moving in fourth excited state of helium plus a नॉट बराबर बोहर रेडियई, मतलब आंसर ए नॉट के टर्म में बताना है। निकाल सकते हो, सब बच्चे निकाल सकते हो, झटाफट फटाफट झटाफट फटाफट। मुझे पूरी उम्मीद है सारे बच्चों ने आंसर निकाल दिया होगा, ठीक है। परसेंटेज क्या है, फाइंड आउट लैम्डा एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, परसेंटेज नहीं है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। अच्छा ठीक, चलो सॉल्व करें इसको, ये हो जाएगा n लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई r, n बराबर फोर्थ एक्साइटेड मतलब 5 लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई r, और r की वैल्यू हो जाएगी a नॉट n स्क्वायर बाई z, और n स्क्वायर कितना है, n स्क्वायर है इसका 25 एंड z इज इक्वल्स टू कितना है, हीलियम प्लस है, कौन है, हीलियम प्लस है तो 2 हो जाएगा, 5 से मारा 2 से मारा 2 को, 5 से मारा 5 को, और सॉरी क्या 5 से मारा, हाँ 5 बार, 2 से मारा 2 को, सो लैम्डा बराबर कितना हो गया 5 पाई a नॉट, 5 से 5 बार कट जाता, 2 से 2, सही, यहाँ सब सही काट दिया था, कुछ गलत तो नहीं था यहाँ पे।
4 से कितनी बार कटा था? 4 बार, तो 8, ये सही है, वो भी सही है। आ गया बेटा? क्या बच्चे सब कंफर्टेबल हैं यहाँ तक? क्या बच्चे सब कंफर्टेबल है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है ना? ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस, है ना? एक लास्ट कंसेप्ट और बता देता हूँ, तब तक आप इसको जल्दी से नोट कर लें। फिर एक लास्ट कंसेप्ट, टाइम बचा हुआ नहीं है, खत्म करते हैं इसको, है ना? ये पहले आईआईटी में आ चुका बेटा क्वेश्चन, एक बार नहीं शायद 2 बार आ चुका है जेई में ये वाला क्वेश्चन। तब एडवांस ही होता था जब आया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वेव लाइक नेचर होता है बेटा, ये मूविंग पार्टिकल के साथ ही एसोसिएटेड है ना? ये मूविंग पार्टिकल्स के साथ ही एसोसिएटेड है। यदि कोई पार्टिकल अपनी जगह पर रखा हुआ है तो उसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? यदि कोई पार्टिकल अपनी जगह पे रखा हुआ है तो उसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? क्या उसकी वेवलेंथ इंफिनिटी हो जाएगी बच्चे? लैम्डा इज इक्वल्स टू h by mv फॉर ए पार्टिकल एट रेस्ट। v is equals to 0, therefore lambda is equals to infinity। अब यदि लैम्डा इंफिनिटी है बेटा तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। इनके बीच की दूरी यदि इनफाइनाइट हो गई तो क्या ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी? बोलो बेटा, यदि दो क्रेस्ट के बीच की दूरी इनफाइनाइट हो जाएगी तो क्या स्ट्रेट लाइन हो जाएगी? वेव लाइक नेचर खत्म। सो नो वेव लाइक नेचर इज देयर, नो वेव लाइक नेचर इज देयर। ठीक है बेटा, therefore नो वेव लाइक नेचर, करेक्ट। एक आखिरी सवाल मैं आपको बताता हूं, आप खुद कर लोगे इस सवाल को, मुझे पता है। इलेक्ट्रॉन and a alpha particle is accelerated by V and 2V voltage simultaneously. Find out lambda E upon lambda alpha। निकाल सकते हो बेटा? lambda E upon lambda alpha क्या सब बच्चे निकाल सकते हैं? चलो, आज का समय समाप्त होने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। lambda बराबर था h by अंडर रूट ऑफ 2m/v। क्या क्या चीजें कांस्टेंट है? क्या क्या चीजें कांस्टेंट है? अच्छा, ये ई वाला छोड़ते हैं अपन, है ना? इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन कर देता हूँ, कल इलेक्ट्रॉन वाला देखेंगे, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना? सो कैलकुलेट P by E है। क्या क्या कांस्टेंट है? H कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो क्या फॉर्मूला हमारे पास हो सकता है लैम्डा स्क्वायर m इस लैम्डा स्क्वायर m q इंटू v बराबर कांस्टेंट। क्या पता, बोलो मेरे भाई, क्या ये फॉर्मूला हो सकता है? लैम्डा स्क्वायर m q v इक्वल्स टू कांस्टेंट। बेटा h और अंडर रूट 2 को कांस्टेंट मान लिया, h और अंडर रूट 2 को कांस्टेंट मान लिया, इसको इस तरफ ले गए तो ये हो जाता है लैम्डा इंटू अंडर रूट ऑफ अंडर रूट m अंडर रूट q अंडर रूट v, उसकी स्क्वायरिंग कर दी। कांस्टेंट का स्क्वायर भी क्या होता है? कांस्टेंट ही होता है। तो ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फॉर्मूला लगा करना है, फॉर्मूला लगा कर लो। एक बच्चा बोल रहा है फॉर्मूला लगा लूं तो वो कर लो, लेकिन ये क्या है? ये शॉर्टकट है। खेला खत्म बाबू, आज की क्लास समाप्त होती है। आई होप सो मैं आपको सारी चीजें समझा पाया आज। मेहनत करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना भी ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें और बहुत सारी पढ़ाई करते रहें। बाय बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन।
कल मैं आपकी क्लास लूंगा, आज रात तक मैं बता दूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली मैं 11 बजे ही क्लास लूंगा आपकी, और 11 से जब तक होगा शायद 1 बजे तक पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है ना। तो उसमें स्टोशियोमेट्री और जो जो आपने बातें बोली हैं जितनी ज्यादा हो सकती हैं मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा। बाय बच्चों, बाय बेटा।